हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, यह दृष्टि आयोग द्वारा जो मैगजीन निकाला गया है प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखते हुए दिसंबर 2024 एडिटोरियल मैगजीन के से जो भी क्वेश्चंस करंट अफेयर के हैं एडिटोरियल से वो कवर किए गए हैं। और इसमें जो है आपको करंट अफेयर के साथ साथ जो आपके स्टैटिक वाले क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और इसमें टोटल आपको 200 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मुख्यतः एडिटोरियल बेस्ड करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। और उसके साथ साथ जो इसको जो है जीएस जो वाला जो जीएस का आपका सेक्शन है उससे कोरिलेट करके या क्वेश्चंस जो आपको देखने को मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस वैसे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यह मुख्य रूप से प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रख करके दृष्टि आयोग द्वारा निकाला गया है। तो इसको आप लोग देखिए, सॉल्व करिए। और इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस हैं। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इस सीरीज को जारी रखा जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हर महीने के ऐसे 200-250 क्वेश्चन जो है जिसमें करंट अफेयर एडिटोरियल बेस्ड और जो स्टैटिक वाले क्वेश्चंस हैं जीएस के वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यह वीडियो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर जो आपके जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं एडिटोरियल बेस्ड या फिर से जो वैसे क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उससे सीधे क्वेश्चंस न बन के डायरेक्ट न पूछ करके इनडायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, तो भी जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग देखिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विराम के अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल्य सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना शामिल है। प्रविलंबन का अर्थ है अस्थायी समय के लिए किसी सजा, विशेष रूप से मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगा देना। लघुकरण का तात्पर्य है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? मतलब कितने विकल्प गलत हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक गलत है। विराम, अगर पहला विकल्प हम देखें, विराम के अंतर्गत किसी दोषी को प्राप्त मूल्य सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थिति में बदलना शामिल है, आपका सही हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे किसी प्रेग्नेंट वुमेन को अगर मैटरनिटी लीव जो दी जाती है, जैसे कि अगर बच्चा पैदा होने वाला है या किसी बच्चे को जन्म देने वाली है और उस कंडीशन में उसे सज़ा होती है तो उसकी सज़ा को तब तक उसकी सज़ा पर रोक लगा दी जाती है जब तक कि उसकी वह अपने बच्चे को जन्म नहीं दे देती है और लगभग 1 साल तक वो बच्चा मतलब ना हो जाता है, ठीक है, तब तक उसकी सज़ा पर रोक लगा दी जाती है। तो पहला तो आपका सही हो जाएगा। दूसरा जो कह रहा है कि प्रविलंबन का अर्थ है कि अस्थायी समय के लिए किसी सज़ा, विशेष रूप से मृत्युदंड के निष्पादन पर रोक लगा देना, ये भी आपका सही हो जाएगा। और इसके अंतर्गत जैसे राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए किसी व्यक्ति को, जैसे जिसे मृत्युदंड मिली हो, अगर उसकी उसकी क्षमा याचिका राष्ट्रपति के पास पुनर्विचार के लिए रखी गई है तो या तो उसे उस सहमति मिल जाए या फिर उसे खारिज हो जाए। जब तक सहमति या फिर खारिज हो जाए नहीं हो जाता है तब तक उसकी सज़ा पर रोक लगा दी जाती है। तो ये भी जो है आपका सही हो जाएगा। और इसका एग्जाम्पल आप लोग निर्भया कांड में देख सकते हैं कि जब तक जो है सभी की याचिका खारिज नहीं हो गई, जो मृत्युदंड की सज़ा मिली थी, तब तक उनको फांसी नहीं दी गई थी, ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। लघुकरण का तात्पर्य है सजा के स्वरूप में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम करना, ये आपका गलत है। लघुकरण का तात्पर्य होता है सजा का लघुकरण का तात्पर्य होता है कि सजा के स्वरूप में परिवर्तन करना, ठीक है। जैसे किसी को अगर मृत्युदंड मिला हो तो मृत्युदंड को आजीवन कारावास में बदल दिया जा सकता है, ठीक है, यह लघुकरण के अंतर्गत आएगा। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये सही है। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही, इस पर विचार के देखिए। जैसे जो अभी मंदिर मस्जिद विवाद चल रहा है, जो हर जगह एएसआई की टीम द्वारा जो खुदाई की जा रही है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये संभल में जो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, हर जगह ऐसे देखने को मिल रहा है। तो इससे रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा चर्चा में था, तो यह जो है क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसे आप लोग देखिए। उपासना स्थल अधिनियम 1991 के बारे में यह बताना है आपको। यह अधिनियम धार्मिक पूजा स्थलों की 15 अगस्त 1947 की स्थिति को स्थिर रखने के लिए बनवाया गया था। और यह अधिनियम प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाले ऐतिहासिक स्मारकों और पुरातत्व स्थलों पर लागू नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। इसमें क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है, वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प आपके सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम एनसीडीजी से पहले कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीसीडीसीएस के रूप में जाना जाता था। इसको राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम के तहत लागू किया जा रहा है। कथन सेकंड देखिए,
2019 में विश्व स्वास्थ्य सभा या WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एनसीडी की रोकथाम और नियंत्रण के लिए WHO वैश्विक कार्य योजना जो 13 से 20 है था उसको बढ़ा करके 2030 तक कर दिया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी आपका सही हो जाएगा। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS रिपोर्ट 2023-24 के बारे में देखिए। 2023-24 के लिए बेरोजगारी दर 3.2% पर अपरिवर्तित रही जो 22-23 के समान नहीं है। 2022-23 की तुलना में 23-24 में राष्ट्रीय स्तर पर श्रम बल भागीदारी दर LFPR में उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिली है। 2022-23 से महिलाओं की बेरोजगारी दर में वृद्धि हुई जबकि पुरुषों के लिए इसमें मामूली गिरावट देखी गई है। कौन सा विकल्प इसमें से सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है, यह बताना है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक जो है गलत है। अगर आवधिक श्रम बल भागीदारी हम देखें तो 23-24 के लिए बेरोजगारी दर जो 3.2% पर अपरिवर्तित रही और 22-23 की समान थी। ठीक है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। 17-18 में PLFS की स्थापना के बाद यह पहली बार है कि बेरोजगारी दर में वर्ष दर वर्ष गिरावट नहीं देखी गई है। ठीक है, तो पहली बार है तो इसलिए यह और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, और इसने राष्ट्रीय स्तर पर श्रम बल भागीदारी दर जो LFPR है इसमें वर्ष 22-23 में जो 57.9% था इसे 23-24 में 60.1% तक इसमें वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, जो 22-23 में 57.9% था यह बढ़ करके 23-24 में 60.1% हो गया है। तो दूसरा जो है क्या है आपका गलत हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें गिरावट देखने को मिली है जबकि क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है ना कि गिरावट हुआ है। और महिलाओं के लिए जो बेरोजगारी दर है यह बढ़ करके 3.2% हो गई है जो कि 22-23 में 2.9% थी और पुरुषों के लिए यह 3.3 से थोड़ा कम होकर के 3.2 हो गया है। ठीक, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक, तो मतलब दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। इंडिया AI मिशन के संदर्भ में देखिए, प्रारंभिक प्रयास परियोजना को शुरू करने के लिए उच्च प्रदर्शन वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट GPU की खरीद पर केंद्रित थे। डेटा सेंटर GPU समानांतर संचालन AI मीडिया एनालिटिक्स तथा 3D रेडरिंग समाधानों हेतु महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उच्च प्रदर्शन वाले ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट को खरीद सहित AI आधारित संरचना को बढ़ावा देने के लिए बजट 24-25 में 551.75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था। और यह जो खरीद है वह स्टार्टअप को आवश्यक कंप्यूटिंग क्षमता प्रदान करने के लिए उसके साथ साथ मौजूदा बाजार में कमियों को दूर करने के लिए की गई है। ठीक है, और GPU जो है यह समानांतर संचालन AI मीडिया एनालिटिक्स 3D रेडियो समाधान हेतु महत्वपूर्ण कार्य करेगा जिससे कि मशीन लर्निंग हो गया, मॉडलिंग, क्लाउडिंग, गेमिंग जैसे उन्नत उपयोग के मामले के लिए आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो दोनों विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने रहने, सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने और आर्थिक अवसरों को अनलॉक करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों में निवेश आवश्यक है। भारत का लक्ष्य 2047 तक अपने विकास उद्देश्यों को प्राप्त करना है। सरकार ने रणनीति और उभरते क्षेत्रों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की भूमिका पर जोर दिया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही, आर्य की सही व्याख्या करता है। अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ANRF की स्थापना अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत की गई थी। इसमें विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB शामिल है जिसकी स्थापना 2008 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। ANRF विशेष रूप से भारत में निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा जो है गलत है। इसमें अगर हम बात करें तो ANRF को भारत में सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, शोध संस्थानों, अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, चाहे वे सार्वजनिक हो या फिर निजी। ठीक, तो तीसरा गलत हो जाएगा, बाकी पहला दूसरा सही है। स्वास्थ्य नीति से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीवन प्रत्याशा को 67.5 वर्ष से बढ़ाकर 70 वर्ष करना, 2025 तक प्रजनन दर को 2.1 पर प्रतिस्थापित करना, 2019 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तक करना, 25 तक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को घटाकर 23 करना। कौन सा विकल्प राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का हिस्सा है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी।
ये सभी जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के भाग हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक आजीवन राष्ट्रव्यापी पहुंच प्रदान करना। इसका समन्वयन सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क द्वारा किया जाएगा, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के तहत एक स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। इसका उद्देश्य 3 वर्ष के लिए विद्वानों के शोध लेखों और पत्रिकाओं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करना है, ठीक है, न कि आजीवन 3 वर्ष के लिए। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषक तत्व ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। कद अनुरूप निम्न वजन को वेस्टिंग के रूप में जाना जाता है। यह तब उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और या उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी अनुपूरक नवीन कद को स्टंटिंग के रूप में जाना जाता है। तीनों विकल्प आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। गैर संचारी रोग एनसीडी के संबंध में देखिए, इन्हें दीर्घकालीन रोग भी कहा जाता है और यह लंबे समय तक बने रहते हैं। यह आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय और व्यवहारगत कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं। भारत को अभी तक राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी नीति विकसित करनी है। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही, दूसरा गलत। देखिए, गैर संचारी रोग की अगर हम बात करें, इन्हें क्रॉनिक बीमारियों के रूप में जाना जाता है और यह लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। यह आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरणीय, व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होता है। और अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निगरानी नीति है, जिसमें समुदाय स्तर पर एनसीडी जोखिमों की जांच की जाती है, जिसका उद्देश्य एनसीडी देखभाल और उपचार मांगों के लिए निवारक और प्रोत्साहन मार्ग बनाना है, ठीक है। तो भारत में इसका विकास हो चुका है, ठीक है। दूसरा गलत है, पहला सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडिया एआई मिशन का उद्देश्य एआई प्रणालियों के विकास और परीक्षण का समर्थन करने के लिए भारत में एक मजबूत एआई कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट बड़े पैमाने पर एआई मॉडल के प्रशिक्षण और निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है, जो उन्नत एआई अनुप्रयोगों के लिए आवश्यक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आगे की सही व्याख्या नहीं करता है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए एक व्यापक ढांचा है। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी की असीम क्षमता का दोहन करने तथा डिजिटल विभागों को कम करने के लिए वैश्विक डिजिटल सहयोग का रोडमैप प्रस्तुत करता है। इसे नई दिल्ली में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विश्व नेताओं द्वारा अपनाया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ठीक। अगर हम बात करें, पहला आपका सही है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट डिजिटल प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वैश्विक शासन के लिए एक व्यापक ढांचा है, पहला सही हो जाएगा। और यह डिजिटल प्रौद्योगिकी की अपार संभावनाओं का दोहन करने और डिजिटल विभाजन को कम करने के लिए वैश्विक डिजिटल सहयोग का रोडमैप तैयार किया गया है, ये भी आपका सही है। 22 सितंबर 2024 को विश्व के नेता भविष्य के शिखर सम्मेलन के लिए न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए, जहां उन्होंने भविष्य के लिए एक समझौते अपनाया, जिसमें एक वैश्विक डिजिटल समझौता भी शामिल है, ठीक है। तो यह नई दिल्ली में नहीं बल्कि कहाँ पे शामिल हुए थे? न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में। तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोगाणुरोधी प्रतिरोध तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी रोगाणुओं दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते। मनुष्यों, जानवरों और पौधों में रोगाणुरोधी दवाओं का दुरुपयोग तथा अति प्रयोग दवा प्रतिरोधी रोग जनकों के विकास के मुख्य कारण हैं। एएमआर एक ऐसा मुद्दा है जो विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण से जुड़ा हुआ है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसमें क्या पूछा, कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। मतलब दो कथन सही है, एक गलत है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध जो एएमआर है, यह तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर परजीवी रोगाणुओं दवाओं पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। मनुष्य, जानवरों और पौधों में रोगाणु रोधी दवाओं का दुरुपयोग और अति प्रयोग दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में मुख्य कारण है, ये भी आपका सही है। एएमआर जो है यह सभी क्षेत्रों और सभी आय स्तरों वाले देशों को प्रभावित करता है, ठीक है।
यह ऐसा नहीं है कि वैश्विक दक्षिण से जुड़ा हुआ है, यह सभी को प्रभावित करता है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। वक्फ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति का अस्थायी समर्पण है। स्थानीय जांच करके गवाहों को बुलाकर तथा सार्वजनिक की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। देखिए, वक्फ की अगर हम बात करें तो यह मुस्लिम कानून द्वारा मान्यता प्राप्त धार्मिक, पवित्र या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए चल या अचल संपत्ति अस्थायी समर्पण का एक माध्यम है। और वक्फ से होने वाली आय आमतौर पर जो शैक्षिक संस्थानों, कब्रिस्तान, मस्जिद और आश्रय गृहों का निर्माण के लिए इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। और एक सर्वेक्षण आयुक्त स्थानीय जांच करके गवाहों को बुला करके और सार्वजनिक दस्तावेजों की मांग करके वक्फ के रूप में घोषित सभी संपत्ति को सूचीबद्ध करता है, न कि दूसरे में। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया है कि यह जो है जिला मजिस्ट्रेट नहीं करता है, ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट नहीं करता है। इसमें जो है जो आपका जो सर्वेक्षण आयुक्त यह इसके द्वारा इसकी जांच की जाती है। लेकिन हाल ही में जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आया है, इसमें सर्वेक्षण आयुक्त के स्थान पर कलेक्टर को नियुक्त किया गया है, जिससे उन्हें वक्फ संपत्ति का सर्वेक्षण करने की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा विवाद था, ठीक है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम को 1978 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रतिरक्षण के विस्तारित कार्यक्रम EPI के रूप में प्रस्तुत किया गया था। 1985 में कार्यक्रम को सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम UIP के रूप में संशोधित किया गया था। UIP वैक्सीन रोकथाम योग्य 12 बीमारियों के खिलाफ बच्चों और गर्भवती महिलाओं में मृत्यु दर तथा रुग्णता को रोकता है। मिशन इंद्रधनुष को 2014 में UIP के तहत टीकाकरण से छोटे बच्चे तथा पहुंचने के लिए शुरू किया गया था। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या पूछा है, कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष 2014 की जो शुरुआत है वह टीकाकरण से जो बच्चे छूट गए हैं उनको भी टीकाकरण के दायरे में लाना या फिर उनका टीकाकरण करने के उद्देश्य से शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI की बढ़ती मांग से प्रेरित डेटा केंद्रों का प्रसार विश्व की ऊर्जा खपत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। GPT-3 और GPT-4 जैसे बड़े AI मॉडलों को प्रशिक्षित करने में पर्याप्त ऊर्जा की खपत होती है और काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उत्सर्जित होती है। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों से यार एक ही सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सकल घरेलू उत्पाद GDP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP मुद्रास्फीति के लिए समायोजित अर्थव्यवस्था के उत्पादन का एक माप है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद GDP को समायोजित करता है ताकि यह संदर्भ वर्ष, जिसे आधार वर्ष कहा जाता है, इसमें प्रचलित मूल्य स्तरों को प्रतिबिंबित कर सके। ऑफ द बुक श्रम, कुछ नगद लेन देन, ड्रग डीलिंग और अधिक से होने वाली आय को GDP में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं, ठीक है। इसका सही विकल्प, तीनों विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रक्षा साइबर एजेंसी DCYA भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान है जो साइबर सुरक्षा खतरे से निपटती है। गृह मंत्रालय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम भारत सर्ट इन साइबर घटनाओं पर नज़र रखने, उन्हें अध्ययन करने और जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, ठीक है। देखिए, रक्षा साइबर एजेंसी जो DCYA है यह भारतीय सशस्त्र बलों की एक त्रिसेवा कमान है जो साइबर सुरक्षा खतरों से निपटती है। और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया जो सर्ट इन है यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है और यह साइबर घटनाओं की जानकारी को एकत्र करता है, उसकी जांच करता है, ठीक है, उसका विश्लेषण करता है। इसी के साथ साथ साइबर सुरक्षा खतरों पर अलर्ट जारी करने के लिए भी यह जिम्मेदार है, ठीक है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत ने अभी तक दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का समर्थन नहीं किया है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD राज्य स्तर पर दिव्यांगजनों के लिए राज्य आयुक्त के कार्यालय के गठन का प्रावधान करता है, जिसमें समीक्षा, निगरानी और अर्ध न्यायिक कार्यों का संयोजन शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला गलत है, दूसरा सही है। देखिए, भारत द्वारा 1 अक्टूबर 2007 को दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की गई थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसकी भारत द्वारा पुष्टि नहीं की गई, 2007 में ही इसकी पुष्टि कर दी गई थी। ठीक, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुपोषण का तात्पर्य किसी व्यक्ति की ऊर्जा एवं पोषण तत्व ग्रहण में कमी, अधिकता या असंतुलन से है। वेस्टिंग तब होता है जब किसी व्यक्ति के पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता और या उन्हें कोई संक्रामक बीमारी हो जाती है। आयु अनुरूप निम्न कद को स्टंटिंग के रूप में जाना जाता है। यह प्रायः अपर्याप्त कैलोरी ग्रहण के कारण उत्पन्न होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से निम्नलिखित में से कौन सा संभावित लाभ होगा? इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में रुपए की मांग बढ़ेगी। इससे भारत के साथ व्यापार करने वाले व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए सुविधा बढ़ सकती है और लेन देन लागत कम हो सकता है। यह अन्य देशों के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत कर सकता है, द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बना सकता है और राजनयिक संबंधों को बढ़ावा दे सकता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसमें भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर विश्व महाशक्ति बन सकता है। देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। पहला, दूसरा, तीसरा सही, चौथा गलत है। इससे भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर के महाशक्ति बन सकता है, यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक राज्य का राज्यपाल भारत के अनुसूचित क्षेत्रों का अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को 20 ST सदस्यों वाली एक जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना अनिवार्य है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम जो पेशा 1996 है, यह ग्राम सभाओं को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अधिकार देता है और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत की अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है, तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा, तीसरा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुल प्रजनन दर TFR एक महिला द्वारा अपने प्रजनन वर्षों के दौरान अपेक्षित बच्चों की औसत संख्या है। भारत की कुल प्रजनन दर प्रति महिला 2 बच्चे हैं, जो कि 2.1 के प्रतिस्थापन स्तर से कम है, जिसके नीचे आने पर जनसंख्या दीर्घकाल में घटने लगती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प आपका सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो NFHS रिपोर्ट 2005 के अनुसार, ठीक है, NFHS 5 रिपोर्ट 2019-21 के अनुसार भारत की जो TFR प्रति महिला जो बच्चों की जन्म दर, प्रजनन दर है, यह जो है 2 हो गया है। जो पहले 2.1 था, यह अभी वर्तमान समय में 2 हो गया है। और इसके नीचे अगर प्रजनन दर चला जाए तो धीरे धीरे जनसंख्या में गिरावट आने लगती है, जिसका सीधा साधा एग्जाम्पल दक्षिण जापान देख सकते हैं और दक्षिण कोरिया देख सकते हैं, और वर्तमान समय में चीन भी इसी कंडीशन से गुजर रहा है। ठीक है। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन अधिनियम 2023 के तहत पूरे देश में अनुसंधान और नवाचार की संस्कृति को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए की गई है। प्रधानमंत्री प्रारंभिक करियर अनुसंधान अनुदान PMECRG और व्यापक प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति से संबंधित मिशन इलेक्ट्रिक वाहन MAHEV मिशन इसकी पहली 2 पहल हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, कोई सा भी गलत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 29, इसके बारे में बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, जलवायु वित्त पर नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य NCQG, इसका लक्ष्य 2035 तक विकासशील देशों के जिले जलवायु वित्त को 3 गुना बढ़ा करके $300 बिलियन
प्रति वर्ष करना है। COP29 ने कार्बन बाजारों के लिए तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें देश दर देश व्यापार और संयुक्त राष्ट्र के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार शामिल है। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत सहित 30 से अधिक देशों ने जैविक अपशिष्ट में मीथेन को कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, COP29 में एक बड़ी सफलता जलवायु वित्त पर नया सामूहिक परिणाम जो NCQG है, इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त को 2035 तक जो पहले 100 जो क्या कहते हैं 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसको बढ़ा करके जो 100 बिलियन स्टार्टिंग में क्या था कि 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो विकासशील देश हैं उनको विकसित देशों द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, इसको बढ़ा करके 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष कर दिया गया। ठीक है, तो पहला जो है आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे दूसरे विकल्प की। इसमें जो है COP29 ने कार्बन बाजारों के लिए तंत्र को अंतिम रूप देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया है और इसमें देश दर देश व्यापार पेरिस समझौते का अनुच्छेद जो 6.2 है और संयुक्त राष्ट्र UN के तहत एक केंद्रीकृत कार्बन बाजार पेरिस समझौता का अनुच्छेद 6.4 है, इसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन और यूएई समेत 30 से अधिक देशों ने जैविक अपशिष्ट से मीथेन कम करने पर COP29 घोषणा का समर्थन किया था। ठीक है, और भारत इसमें हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक है, तो भारत इसमें हस्ताक्षर करता नहीं है। ठीक, तीसरा गलत हो जाएगा। डॉक्टर डी डॉलराइजेशन विभिन्न देशों के केंद्रीय बैंकों के भू राजनीतिक जोखिमों से बचाने की इच्छा से प्रेरित है, जहां एक आरक्षित मुद्रा के रूप में अमेरिकी डॉलर की स्थिति को आक्रामक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में डॉलर की प्रभुत्वशाली भूमिका अमेरिका को अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर असंगत मात्रा में प्रभाव रखने का अवसर देती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कार्य दोनों सही, हर एक की सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1944 में हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के ने अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थापना की, जो स्थिर विनिमय दरों की विशेषता है। निश्चित विनिमय दर केंद्रीय बैंक द्वारा लागू की गई एक व्यवस्था है जो देश की आधिकारिक मुद्रा विनिमय दर को किसी अन्य देश की मुद्रा या फिर सोने की कीमत से जोड़ती है। स्थिर विनिमय दर प्रणाली का उद्देश्य मुद्रा के मूल्य को एक संकीर्ण दायरे में रख। कौन सा विकल्प सही है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। अस्थायी जमा सुविधा SDF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। SDF एक लिक्विडिटी विंडो है जिसके माध्यम से RBI बैंकों को अतिरिक्त तरलता जो लिक्विडिटी है इसको अपने पास रखने का विकल्प देती है। यह रिवर्स रेपो सुविधा से इस मायने में अलग है कि इसमें बैंकों को फंड जमा करते समय संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कौन सा विकल्प गलत है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को सैन्य न्यायालय द्वारा दी गई सजा सहित क्षमा करने, कम करने या फिर सजा में परिवर्तन करने की अनुमति देता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना स्वतंत्र रूप से इस शक्ति का प्रयोग करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा जो है आपका गलत हो जाएगा। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि अगर इसमें हम बात करें, राष्ट्रपति जो इसका स्वविवेक की शक्ति है यह इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं करता है, बल्कि मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप ही कार्य करता है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, इसमें कुछ संधि दी गई है, जैसे परमाणु हथियार और प्रसार संधि NPT। इसमें किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर व्यापक प्रतिबंध शामिल है। CTBT व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाने और जिसका उद्देश्य नए हथियारों के विकास पर रोक लगाना है। और इसमें आपको इसमें कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। तीसरा, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि जो NPNW है, जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, यद्यपि इसकी आलोचना भेदभावपूर्ण के रूप में की जाती है। इसमें ये आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए, जो पहला आपका NPT है, पहला का 3 हो जाएगा, एक का मतलब C हो जाएगा, और जो आपका दूसरा है दूसरा सही सुमिलित है, दूसरा CTBT ये आपका सही है, पहला का जो C हो जाएगा, और जो तीसरा है
उसका ए हो जाएगा। ठीक, उसका ए हो जाएगा। तो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए एनपीटी की अगर हम बात करें तो यह परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए एनपीटी इसे लागू किया गया था 1970 में। और जो सीटीबीटी है, सीटीबीटी अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, लेकिन सीटीबीटी सभी परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाता है, जिसका उद्देश्य नए हथियारों के विकास पर रोक लगाना है। एनपीएनडब्ल्यू यह भी किसी परमाणु हथियार गतिविधि में भाग लेने पर रोक लगाता है। ठीक, तो तीनों विकल्प देख लीजिएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में देखिए। वे उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय जल पर विकसित होने वाली बड़े पैमाने की मौसम प्रणाली है, जहाँ वे सतही वायु परिसंचरण से संगठित हो जाती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन उष्णकटिबंधीय चक्रवात शब्द का प्रयोग उन मौसम प्रणालियों के लिए करता है जिनमें वायु की गति गेल फोर्स न्यूनतम 63 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। बाल्टिक सागर के बारे में देखिए। यह उत्तरी यूरोप में स्थित उत्तरी अटलांटिक महासागर का भाग है। बाल्टिक सागर डेनिस जल मरुमध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ता है और यह विश्व में खारे जल का सबसे बड़ा जल स्रोत है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों विकल्प सही हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में देखिए। घरेलू विनिर्माण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पीएलआई योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत वित्तीय प्रोत्साहन उन कंपनियों द्वारा अर्जित राजस्व के प्रतिशत पर आधारित है जो कम से कम एक दशक से भारत में विनिर्माण कर रहे हैं। कौन सा विकल्प सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा गलत क्यों है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, पीएलआई योजना के तहत घरेलू और विदेशी कंपनियों को भारत में विनिर्माण के लिए वित्तीय परितोष या कह सकते हैं कि प्रोत्साहन दिया जाता है, जो 5 वर्षों तक उनके राजस्व के प्रतिशत के आधार पर होता है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत। फेमा योजना के बारे में देखिए। फेमा इंडिया राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी मिशन योजना 2013 का भाग है और इसका उद्देश्य पेट्रोल और हाइब्रिड वाहनों को पूर्ण रूप से समाप्त करना, केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर ध्यान केंद्रित करना। भारी उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में फेम इंडिया चरण सेकेंड का ध्यान सार्वजनिक परिवहन के विद्युतीकरण, ई वाहनों को बढ़ावा देने और चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फेम इंडिया की अगर हम बात करें तो यह योजना हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, प्लग इन हाइब्रिड और बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। तो दूसरा आपका जो है गलत हो जाएगा। और भारी उद्योग मंत्रालय के नेतृत्व में फेम इंडिया फेज सेकेंड का उद्देश्य जो है सार्वजनिक परिवहन को विद्युतीकरण करना, ई वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना। ठीक है, तो पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लार्ज लैंग्वेज मॉडल एलएलएम के बारे में सही नहीं है? एलएलएम को मानव सदृश पाठ को समझने और उत्पन्न करने के लिए गहन शिक्षक तकनीकी का उपयोग करके विशाल डेटासेट का प्रशिक्षित किया जाता है। एलएलएम यह प्रतिक्रिया देने के लिए विशेष रूप से नियम आधारित एल्गोरिदम पर निर्भर है। एलएलएम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे सारांशीकरण, अनुवाद और पाठ वर्गीकरण। एलएलएम की अपनी सीमाएं हैं, जिसमें पक्षपातपूर्ण या अनुचित जानकारी के प्रसार की संभावना रहती है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी गलत है। ठीक है, दूसरा गलत है, बाकी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना, लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991, पर्यावरण एवं सार्वजनिक सुरक्षा के लिए औद्योगिक गतिविधि को विनियमित करने हेतु केंद्र सरकार को अधिकृत किया गया, परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010, या परमाणु दुर्घटना पीड़ितों के लिए कड़े दायित्व के साथ मुआवजा तंत्र स्थापित करने के लिए अधिनियमित किया गया। इसमें आपको बताना है कितने विकल्प जो है सही हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण 1981, इसमें शीर्ष स्तर पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी और राज्य स्तर पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो पहला जो है आपका गलत है, बाकी दोनों विकल्प सही हैं। 2024 के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के वर्ड ऑफ द ईयर के संदर्भ में ब्रेन रोट के सबसे अच्छा वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक क्षमताओं में गिरावट जो प्रायः बहुत अधिक छद्म या चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु के उपभोग से जुड़ी होती है, दूषित भोजन के सेवन से होने वाला एक दुर्लभ तंत्रिका संबंधी विकार, मृत्यु के पश्चात मस्तिष्क के ऊतकों के विघटन की
प्रक्रिया का प्रायः फॉरेंसिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। परावैज्ञानिक किरणों के दीर्घकाल तक संपर्क से उत्पन्न एक मनोवैज्ञानिक स्थिति। कौन सा विकल्प इसका सही है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें क्या पूछा है, कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक क्षमता में गिरावट जो प्रायः बहुत अधिक छद्म या चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु के उपभोग से जुड़ा होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, सहकारी समितियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1914 में मैकलेगन समिति ने केंद्र, प्रांत और जिला स्तर के लिए त्रिस्तरीय सहकारी बैंकिंग प्रणाली का प्रस्ताव रखा। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सरकारी सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, दूसरा जो है वो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अगर हम बात करें तो यह 95वां नहीं बल्कि 97वां संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के गठन की बात की गई थी। ठीक है, जीएसटी परिषद के बारे में देखिए, इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, राजस्व या वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री तथा राज्य सरकारों द्वारा नामित मंत्री शामिल होते हैं। जीएसटी परिषद में निर्णय पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि समस्त प्रस्ताव पर बहुमत होता है। जीएसटी परिषद सचिवालय में केंद्र तथा राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति पर आय अधिकारी कार्यरत होते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक, देखिए जीएसटी परिषद, इसमें केंद्रीय वित्त, राजस्व व वित्त के प्रभारी केंद्रीय राज्य मंत्री, राज्य सरकार द्वारा नामित मंत्री इसमें शामिल होते हैं। और जीएसटी परिषद इसकी स्थापना अनुच्छेद 279 ए के अनुसार किया गया था। अनुच्छेद 279 ए के तहत इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, जीएसटी परिषद में निर्णय जो है केवल केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाता है, इसके बजाय सदस्यों के मतों के आधार पर, मतलब जो है बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो यह जो है आपका गलत हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा का जीएसटी के बारे में देखिए, यह घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी मूल्याधारित कराधान के पूर्ववर्ती सिद्धांत के विपरीत गंतव्य आधारित उपभोग कराधान सिद्धांत पर आधारित है। पेट्रोल तथा डीजल पूर्ण रूप से जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इन पर राज्यों में समान रूप से कर लगाया जाता है। कौन सा विकल्प सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। पेट्रोल और डीजल हो गए, सोना हो गया, ठीक है, इन सब पे जीएसटी लागू नहीं होता है। ठीक है, ये भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग देखेंगे। और वर्तमान मतलब लोगों द्वारा जो है पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने की बात की जाती है, क्योंकि जो जीएसटी की दर है उससे कहीं बहुत ज़्यादा जो है पेट्रोल और डीजल पर टैक्स लगता है। ठीक है, जिससे अगर जीएसटी इस पर भी लागू होता है तो इसके दामों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो तीसरा गलत हो जाएगा। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाओं ने वर्षा की अनिश्चितता को बढ़ा दिया है, जिसका सीधा प्रभाव फसल के उपज पर पड़ती है। घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में संरचनात्मक कमजोरियां, जिनमें रसद संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं, उच्च खाद्य मुद्रास्फीति में योगदान करती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध जैसे भू राजनीतिक संघर्ष का खाद्य मुद्रास्फीति पर न्यूनतम प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण रूप से बाधित नहीं करते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से क्या दिया है कि इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पहला दूसरा सही, तीसरा गलत है। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन है और वैश्विक खाद्य आपूर्ति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच युद्ध होने के बाद जो है खाद्यान्न संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक, और वर्तमान समय भी यह स्थिति देखने को मिल रही है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिसीमन से तात्पर्य प्रत्येक राज्य में लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करने की प्रक्रिया से है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करता है। अनुच्छेद 170 के अंतर्गत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्य को भी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या पूछा, कितना विकल्प सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। ऑप्शन डी इसमें क्या है कि सभी विकल्प इसके सही हैं। ठीक, परिसीमन का अर्थ लोकसभा और विधानसभा के लिए प्रत्येक राज्य में सीटों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करने की एक प्रक्रिया है। अनुच्छेद 82 के तहत संसद प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम पारित करता है, तो दूसरा भी आपका सही है। और अनुच्छेद 170 के तहत राज्य को प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में भी विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो
इसमें ये होना चाहिए कि कितने विकल्प गलत हैं, ठीक है, कोई सा भी नहीं था, सभी विकल्प सही हैं, ठीक। नाइजीरिया अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। नाइजीरिया की प्रादेशिक सीमाओं में उत्तर में नाइजर, पूर्व में चाड और कैमरून तथा पश्चिम में बेनिन शामिल है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी कॉटन मिल्स बनाम भारत संघ 1981। इसमें उच्चतम न्यायालय ने माना कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत मौलिक माने जाते हैं, इसलिए यह प्रत्येक निर्णय लेने वाले कार्य में अंतर्निहित है। प्राकृतिक न्याय एक सामान्य विधि के सिद्धांत है जो निष्पक्ष, समान और बगैर किसी पूर्वाग्रह के न्याय प्रदान करने पर केंद्रित है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन और कारक दोनों संयारी की सही व्याख्या करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013, इसके बारे में देखिए। इस अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित एवं अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण करना, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना। यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है। नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने और उनका समाधान करने के लिए प्रत्येक कार्यस्थल पर कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बगैर एक आंतरिक शिकायत समिति ICC के गठन की बात करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। देखिए इसमें अगर हम बात करें कार्यस्थल पर महिलाओं यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013, इसका उद्देश्य महिलाओं के लिए सुरक्षित और अनुकूल कार्य वातावरण का निर्माण करना और यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है, ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा, यह अधिनियम कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने और निश्चित करने के लिए नियोक्ताओं पर कानूनी दायित्व डालता है, दूसरा भी आपका सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। तीसरे की बात करें, नियोक्ताओं को यौन उत्पीड़न की शिकायतों को प्राप्त करने और उसका समाधान करने के लिए 10 या अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक कार्यस्थल पर एक आंतरिक शिकायत समिति के गठन की बात करता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों की संख्या की परवाह किए बगैर नहीं, मतलब टोटल जो है 10 या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। प्लास्टिक का अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के बारे में देखिए। इसने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की परिभाषा को बदल दिया है, क्योंकि यह ऐसी सामग्री है जो मृदा एवं लैंडफिल जैसी विशिष्ट वातावरण में जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित हो सकती है तथा कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ती है। और नियमों में माइक्रो प्लास्टिक की अनुपस्थिति की पुष्टि करने या उन्मूलन के लिए आवश्यक कमी के स्तर को निर्धारित करने के लिए आवश्यक रासायनिक परीक्षणों को निर्दिष्ट किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि यह निर्दिष्ट नहीं करता है कि कौन से रासायनिक परीक्षण माइक्रोप्लास्टिक की अनुपस्थिति को स्थापित कर सकते हैं या फिर उन्मूलन है तो माइक्रोप्लास्टिक को किस सीमा तक न्यूनतम किया जाना चाहिए, ठीक। तो पहला सही है, दूसरा गलत। नेक्स्ट देखिए, मार्शल लॉ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ से संबंधित प्रावधान किया गया है। भारत में मार्शल लॉ की अवधारणा अंग्रेजी कॉमन लॉ से उधार ली गई है। संविधान के भाग 3 में मार्शल लॉ शब्द को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसमें आपका पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ शब्द को परिभाषित नहीं किया गया, ठीक है, तो यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग के बारे में। यह एक संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यों के बीच संसाधनों के आवंटन पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में इसकी स्थापना की जाती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी विकल्प सही हैं, ठीक, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, अर्थात इस वीडियो में हम केवल 50 क्वेश्चंस को ही डिस्कस करेंगे और ये वीडियो आप लोग देखिए और अपना फीडबैक दीजिएगा, उसके बाद जो है इसे कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह ट्रांस हिमालय में लद्दाख से 14,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी सकरी गहरी अंतर्देशीय झील है। भारत और चीन के पास इसका क्रमशः 1/3 और 2/3 भाग है। इसका पूर्वी छोर तिब्बत में स्थित है। यह किसकी बात कर रहा है, किस झील की बात की जा रही है? यह पैंगोंग तसो झील है, इसकी बात की जा रही है, ठीक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।